May I come in, sir? Come in, please. Good afternoon, sir. Be seated. Thank you, sir. कंफर्टेबल? जी सर। आपका माध्यम इंटरव्यू का हिंदी है, जी सर। तो एक ऐसा अपना परिचय प्रस्तुत करें जिससे हम आपका साक्षात्कार शुरू कर सकें। सर मेरा नाम भारती मीणा है। मैं राजस्थान के भरतपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन गाँव से की है और मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है और मैंने एमएससी फिजिक्स से 2018 में किया था। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ और ये मेरी हॉबी डायरी राइटिंग है। सर मास्क हटा सकती हूँ? हाँ, आप मास्क हटा लें। सारे नॉर्म्स यहाँ प्रोटोकॉल कोविड फॉलो किया गया है, आप हटा सकते हैं। थैंक यू सर। आपने फिजिक्स में देख रहा था कि आपका जो एजुकेशन ट्रैक है वो बड़ा अच्छा है, ऑलवेज 80+%, यहाँ तक कि एमएससी में भी। और फिजिक्स ऑब्वियसली ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है सो है, फिर भी आपने इसको ऑप्शनल नहीं चुना और इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद आपने फिजिक्स को क्यों नहीं चुना ऑप्शनल सब्जेक्ट? जी सर, इसका कारण ये है कि जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की तो मैं कुछ सीनियर से मिली और मैंने जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी मार्कशीट देखी तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और मार्क्स इतने नहीं आते जितने कि अदर सब्जेक्ट्स में आते हैं। और मुझे कोई ऐसा मिला भी नहीं कि जिन्होंने फिजिक्स ले रखा हो और वो क्वालिफाई हो। लेकिन आपने जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई 5 साल की, जिस सब्जेक्ट में आपने 80+% पाया और उसको अचानक आपने कहा कि नहीं इसमें मार्क्स नहीं आएंगे और किसी ने सजेस्ट किया दूसरा लो, तो ये लगता है लॉजिकल है। प्रशासन में ऐसे बहुत सारे, जब आप बन जाओगे तो बहुत सारे लोग आएंगे कहेंगे कि नहीं नहीं ये रास्ता गलत है। जी सर, मैंने सिलेबस भी मैच किया था और एक रीज़न ये भी था कि मेरा माध्यम हिंदी रहा था, तो मैंने हिंदी ऑथर की बुक ज़्यादा प्रेफरेंस की थी और यूपीएससी में इंग्लिश ऑथर की बुक से डिमांड की जाती हैं, तो मैंने इस वजह से भी फिजिक्स नहीं लिया। अच्छा, क्या फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में जिन लोगों ने परिभाषित किया है? व्हाट इज़ फिजिक्स? भौतिकी क्या है? सर फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट। इंटरेक्शन या अलग अलग? और अलग अलग इंटरेक्शन भी भी, और तीनों, इंटरेक्शन भी सर। है ना? अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं और हम मानते हैं कि जितना हम फिजिक्स जान पाए हैं वो 5 to 10% है मैक्सिमम। अभी भी 90% चीज़ें डार्क मैटर हैं। मैटर के बारे में हम कितना जान पाए हैं? 5-10। 5 to 10%। मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ 10%, एंड रेस्ट इज डार्क मैटर। और इसी समय एक बात आती है डार्क एनर्जी की। ये क्या है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? सर डार्क एनर्जी का ही फॉर्म होता है जो ब्रह्मांड को बहुत बड़े स्केल पे प्रभावित करता है। और डार्क एनर्जी से पता चलता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक समान गति से ना होकर एक्सेलरेटेड गति से हो रहा है। और डार्क मैटर ना तो किसी से इंटरेक्शन करता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, किसी से भी इंटरेक्शन नहीं करता। इसके बारे में पता नहीं लगा सकते। और अगर ये ना होता तो हमारी आकाशगंगाएं नहीं होती, वो मैटर्स दूर दूर फैले हुए होते। इसी की वजह से हमारी आकाशगंगाएं में ग्रेविटी है। इस वजह से सर अभी तक इसका अध्ययन नहीं हो पाया है। अच्छा, कुछ ऐसे साइंस पिछले 10 सालों में, लास्ट 10 ईयर्स, कुछ ऐसी खोज, कुछ ऐसी, भौतिकी में ही मैं बात कर रहा हूँ, 2 या 3 ऐसे पॉइंट बताइए जो आने वाले समय में नॉलेज को बहुत इनरिच करेंगी, साइंस को और जो है मजबूत करेंगी और चेंज भी ला सकती हैं। तो 3 ऐसी डिस्कवरीज फिजिक्स के क्षेत्र में जो हुई हैं वो क्या हुई हैं जो बहुत सारा बदलाव ला सकती हैं? जी सर, एक तो अभी हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसमें ब्लैक होल के बारे में उसके और बारे में पता चला है कि वो कैसा होता है, क्या और उसमें क्या क्या होता है, इन सब के बारे में पता चला है ब्लैक होल। और सर दूसरा है ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी पता चला था, लीगो के द्वारा किया गया था तब। और तीसरा है सर हिग्स बोसोन के बारे में पता चला था। थोड़ा इम्पैक्ट भी बताइए, क्या कर लेगा ये? मैंने दोनों बातें कही थी, क्या हुआ और क्या इम्पैक्ट, कैसे बदलाव ला सकता है ये सोचने में, समझने में, नज़रिया कैसे बदलेगा वैज्ञानिकों का? जी सर, इनसे ये पता चलेगा कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ था और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या हैं, इन सब के बारे में पता चलेगा। अच्छा, आपने लीगो की बात की, ग्रेविटेशनल वेव्स की बात की, जी सर। क्या है इससे, क्या हो जाएगा? और सबसे पहले आपको पता है किसने इसके बारे में कहा था? सॉरी सर, मैं आपको बताता हूँ, 1916 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि ऐसा कुछ होगा स्पेस एंड टाइम के समय।
और देखो 100 साल बाद लगभग 2016-17 में जाके फिर इसकी खोज हो पाई। क्या ये ग्रेविटेशनल वेव से हम क्या खोज पाएंगे? अगर हमें पता चल गया यस ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं तो क्या हो जाएगा? जी सर, इनसे यही पता चलेगा कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी, उसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार किस तरीके से हुआ था और ये सुपरनोवा विस्फोट होते हैं, ये सब कैसे होते हैं और किन किन कणों से मिलकर बने होते हैं। कुछ और? जी सर, मैं अभी ये याद कर पा रही हूँ। अच्छा, स्टीफन हॉकिंस के बारे में कुछ सुना आपने? जी सर। बताएं जरा। सर स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल्स पर अध्ययन किया था और उन्होंने ये देखा कि जो ब्लैक होल्स का बाहरी क्षेत्र होता है जिसे इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं, वहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं। आप हिंदी लिटरेचर ले चुकी हैं और हॉकिंस की बात कर रही हैं। उन्होंने एक बात कही कि ईश्वर है या नहीं मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं बनाया है। अपनी किताब में भी लिखा उन्होंने, लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं बनाया। एक साहित्य और एक वैज्ञानिक दोनों होते हुए आप क्या मानती हैं? जी सर, मैं भी यही मानती हूँ कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को नहीं बनाया, क्योंकि ये तो एक साइंटिफिक रीजन था। जैसे बिग बैंग थ्योरी हुई थी, उसके पश्चात ब्रह्मांड का धीरे धीरे विस्तार हुआ और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण ग्रह और हमारी आकाशगंगा का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद ग्रहों का निर्माण होता चला गया। इस रूम, इस बोर्ड में क्या फिजिक्स दिख रहा है आपको? जी सर, एक तो लाइट और सेमीकंडक्टर्स जिनका यूज हो रहा है। आप भरतपुर से हैं जी सर। और भारती मीना जी, भरतपुर किस चीज़ के लिए फेमस है? बड़ा बड़ा नज़दीक है, दिल्ली के नज़दीक तो है, इसलिए तो फेमस है। एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक? जी सर, भरतपुर में बर्ड सेंचुरी है, केवलादेव बर्ड सेंचुरी, और ये नेशनल पार्क भी है, इस वजह से ज़्यादा फेमस है। बर्ड सेंचुरी बिल्कुल ठीक है। ये बर्ड आते कहाँ से हैं और कैसे इनको पता लगता है इतना ऊपर उड़ने में कि यहाँ बर्ड भरतपुर सेंचुरी आ गई? फिजिक्स। जी सर, ये बर्ड्स तो साइबेरिया से आते हैं। 7,000 किलोमीटर, जी सर। 8,000 किलोमीटर माइल। मालूम कैसे पड़ता है कि अभी भरतपुर आ गए, यहाँ उतरना है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं। थोड़ा सा वैसे ये तो इनिशियली स्टार्टिंग में, अब जब बात होती है तो इस तरह डायरी राइटिंग में एनी फेमस पर्सनालिटी, जो चाहे वो फिल्म सर्किट से हो चाहे दूसरे हो, जो डायरी राइटिंग के बारे में फेमस थे और वो पढ़ी जाती थी। जी सर। बताएं। सर, एक तो महात्मा गांधी की डायरी है जो उनके महादेव देसाई जी ने लिखी थी, और दूसरी जयप्रकाश नारायण जी की है जो उन्होंने खुद ने मेरी जेल यात्रा के नाम से लिखी थी। और सर दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी की भी डायरी है जो दिनकर की डायरी के नाम से है। और सर मुक्ति बोध जी की डायरी है, उसमें एक साहित्यिक की डायरी है। रोक रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। महात्मा गांधी जी की डायरी में आप स्कूल का नाम भी है, कस्तूरबा गांधी जी का जिक्र होता है? आपके स्कूल का नाम भी कस्तूरबा गांधी? जी सर, स्कूल का नाम नहीं है, वो एड्रेस है, मतलब पास में है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? फिजिक्स का पार्ट है? किस में? एस्ट्रोफिजिक्स में आती है? किस फिजिक्स में? मेटा में आती है? किस फिजिक्स में आती है और क्या होती है? सर एस्केप वेलोसिटी वे वेलोसिटी होती है जिसके बाद वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। उसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। सैटेलाइट लॉन्चिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? वो फिजिक्स के माध्यम से है तो टोटली फिजिक्स है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जी सर, मैं जहाँ तक सोच पा रही हूँ, ये कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे कार्य करता है कि उसे उस ऑर्बिट में छोड़ा जाता है जिसके बाद से वो उसमें छोड़ा जाता है, फिर वो अपना एंगुलर मोमेंटम यूज करके जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाता है। वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में कुछ बता सकती हैं? जी सर, वो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है कि उन्होंने भारत में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था, और बारकी की स्थापना भी उन्हीं के सम्मान में की जाती है। रामधारी सिंह दिनकर की बात कही, उनका और नेहरू जी के संबंध किस तरह के थे, उसके ऊपर कुछ विचार रख सकती हैं? उनके, नेहरू जी के और राम मनोहर लोहिया जी की आपने बात की, लोहिया की डायरी, आपस में संबंध कैसे थे? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में। रामधारी सिंह दिनकर और नेहरू जी के संबंध?
हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, पार्लियामेंट में मेंबर लाने के लिए उसमें अपर हाउस में मेंबर लाने के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने नेहरू जी को ने उनको मेंबर बनाया था। फिर आपस में संबंध अच्छे थे, बुरे थे, खराब थे, उसको कहीं एक दूसरे का कन्फ्लिक्ट था। जी सर, मैंने नहीं पढ़ा इनके बारे में। रामधारी सिंह दिनकर तो पढ़ा, उनको तो पढ़ा है, बट उनका रिलेशन नेहरू जी के साथ नहीं पढ़ा। पर्सनैलिटी तो पढ़ते हो। रामधारी सिंह दिनकर किस तरह के आदमी थे? जी सर, वो एक राष्ट्रवादी। चलिए, स्पून आपने देखा होगा, चम्मच। जी सर। चम्मच को फिजिक्स के एंगल से उसकी जो डिजाइन है उसको एनालिसिस करिए। जी सर, उस समय बाहर तो उत्तर लेंस के समान उसकी संरचना है और अंदर से वो अवतल लेंस के समान होता है। और कुछ? सॉरी सर, मैं और याद नहीं। ओके। हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल विषय रहा है। हिंदी साहित्य के विकास में जो आंचलिक साहित्य होते हैं उनका क्या योगदान है? जी सर, आंचलिक उपन्यास का हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान है। जैसे कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का मेला आंचल है, तो उसमें पूरे जहाँ का वो उपन्यास, उसमें पूरे अंचल के बारे में बताया गया है। उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को दिखाया गया है। और उनके बाद उन्होंने परती परत कथा भी लिखा है। राजस्थान में भी कुछ आंचलिक साहित्य हैं क्या? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही। भाषा और साहित्य में क्या अंतर होता है? भाषा और साहित्य में? हाँ। सर, भाषा के माध्यम से साहित्य को लिखा जाता है, मतलब उसकी अभिव्यक्ति भाषा के रूप में होती है। और कुछ? भाषा ये भी निर्धारित करती है कि वहाँ का साहित्य कैसा है। जैसे मध्यकाल में ब्रज भाषा थी, तो वहाँ का साहित्य थोड़ा श्रृंगारिक साहित्य था। और जैसे जैसे आधुनिक काल आता गया, तो वहाँ पे खड़ी बोली भाषा के रूप में स्थापित हुई, तो वहाँ पे एक आधुनिकता साहित्य में दिखती है। आपका जो हॉबी है उसमें डायरी लेखन आपने बात की है, तो लेखन या उसी से निकला है लेख, तो लेख और निबंध में क्या अंतर है? अगर हम आपको लेख लिखने के लिए कहें तो क्या लिखिएगा, निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिखिएगा? जी सर, निबंध में तो किसी विषय के बारे में तार्किक और बौद्धिक रूप से विश्लेषण करते हुए लिखा जाता है, जबकि लेख में हम सभी परिप्रेक्ष्य को देख सकते हैं, तार्किक और मनोवैज्ञानिक। निबंध में भी सारे पक्ष होते हैं, उसमें भी तर्क होते हैं। सर, निबंध में क्या बोल, जिसमें खुद को इन्वॉल्वमेंट कम होता है निबंध में, जबकि लेख में हो सकता है। निबंध में खुद का इन्वॉल्वमेंट कम होता है? अच्छा, इन्वॉल्वमेंट होता है, अपने बारे में नहीं लिख सकते। अगर मान लीजिए कि कोई घटना है, उस पर आपसे कहा जाए लेख लिखिए और उस पर आपसे कहा जाए निबंध लिखिए, तो क्या लिखेंगे? दोनों में कैसे अंतर करके लिखेंगे? सर, निबंध में तो उस घटना का कारण, विश्लेषण, कैसे हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, ये सब लिखेंगे। जबकि लेख में जैसे जैसे अपने थॉट्स आते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में जो आलोचनात्मक साहित्य है, पढ़ा है आपने? जी सर। आलोचनात्मक साहित्य में किसको आप पसंद करते हैं, किसका लेखन? सॉरी सर, अभी मैं कॉल नहीं कर पा रही। अभी तो आपने कहा जी सर पढ़ा है हमने। सर, काफ़ी टाइम हो गया, मैं नहीं रिवाइज कर कोई पाई। हिंदी साहित्य का साहित्यकार जिसको आप पसंद करती हो, कोई कवि, कोई लेखक? जी सर, मैं आधुनिक काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पसंद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने व्यक्तित्व और प्रकृति का चित्रण किया, साथ ही स्वतंत्रता पर भी बल दिया था। निराला की कोई रचना बताइए। जी सर, निराला जी की रचना राम की शक्ति पूजा है, जिसमें उन्होंने संघर्ष के बारे में लिखा है कि कभी हारना नहीं चाहिए, हमेशा नई नई जो रुकावटें आती है उनका डट कर सामना करना चाहिए। हिंदी साहित्य के विकास में अभी हम लोग आधुनिकता की बात आपने की है, तो आधुनिक जो समय हमारा आ रहा है उसमें हिंदी साहित्य की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और हिंदी साहित्य के समक्ष अभी क्या क्या चुनौतियां हैं? जी सर, हिंदी साहित्य की उपलब्धियों की बात करें तो कि हिंदी साहित्य में एक नए नए विमर्श उभर के आ रहे हैं, जैसे कि दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श या LGBT विमर्श। और इस हिंदी साहित्य में एक नई वाली भाषा प्रयुक्त में हो रही है, जो आज की जनरेशन के हिसाब से ठीक है, मतलब उसमें युवा कम सहज महसूस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से, सपोज दैट आप अपने ज़िले की कलेक्टर हैं, ठीक है, और एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, वो बहुत बीमार है और वो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा सकता है। सरकार की जो योजना है उसके तहत 4 शर्तें हैं
वो 4 शर्तें जो भी पूरी करेगा उसका इलाज गवर्नमेंट के फंड से हो सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसके थ्रू हो सकता है। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति 4 में से 3 शर्तों को पूरा करता है, 1 शर्त पूरी नहीं करता है और वह आपसे मदद चाहता है, कैसे उसकी मदद करिएगा? सर सबसे पहले तो मैं देखूंगी कौन सी शर्त पूरी नहीं हो रही। एक ये भी हो सकता है कि माइनर शर्त हो, तो मैं उसे जल्दी से पूरा करने के लिए उनसे कहूँगी। अगर कोई बड़ी शर्त है तो वहाँ के जहाँ से वो बिलोंग करता है, जैसे गांव से है तो सरपंच आदि से ये कह सकते हैं कि इनकी ये वाली कंडीशन फुलफिल जल्दी से की जाए। और सर मैं भी उनकी पर्सनल रूप से हेल्प करूँगी कि जल्दी से उनकी शर्त पूरी होके फिर मैं उनका गवर्नमेंट। पर्सनल रूप से कैसे हेल्प करिएगा? अगर कोई ऐसी शर्त है मतलब शर्त को पूरा करने में मैं उनकी हेल्प करूंगी। नहीं तो वो तो ऐसी शर्त है, मान लीजिए नहीं पूरी होगी तो? अगर मान लीजिए वो शर्त ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकती है, मान लीजिए वो शर्तें वीकर सेक्शंस के लिए हैं और वो व्यक्ति जनरल क्लास का है, तो कैसे होगा? तो सर मैं उसको बताऊंगी कि जनरल क्लास के लिए जो अलग से जो स्कीम्स है वो उनका लाभ लें सर, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी कंडीशन है। हाँ, तो कैसे नहीं, फिर कैसे मदद की जाए उसकी? और वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो 2-4 दिनों में उसकी हालत और क्रिटिकल हो सकती है। जी सर, उनके लिए जो अलग से स्कीम चल रही होगी मैं उसके तहत उनकी मदद करने की कोशिश करूंगी कि जल्दी से उन्हें वो मदद मिल जाए। ठीक है। इधर बीच हमने देखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी चर्चा में रहा है और कहने में ये भी आ रहा है कि अगर इसको लागू करा दिया जाए अच्छे से तो महिलाओं के संदर्भ में एक स्वर्णिम काल महिलाओं के लिए घोषित हो सकता है। मेरा जानना ये है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये कैसे महिलाओं की स्थिति को टोटली चेंज कर देगा? जी सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबके लिए समान नियम की बात कही गई है कि मुस्लिम्स हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो। तो आज अब देखा जाता है कि सबके अलग अलग पर्सनल लॉज होते हैं, तो उनके हिसाब से ही वो नियम वगैरह या फिर उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। तो सर महिलाओं के लिए भी जैसे मुस्लिम्स पर्सनल लॉ होता है तो उसमें पहले ट्रिपल तलाक का प्रावधान था, तो इससे जो हिंदू समाज की महिलाएं थी उनके सापेक्ष उन्हें कम अधिकार प्राप्त थे। तो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो सभी महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो अगर हम देखें तो उधर फंडामेंटल राइट्स में तो जाकर के समान अधिकार ले सकते हैं, चाहे वो महिला किसी भी धर्म की हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वहाँ पे तो सब बराबर है और अप्लाई वहीं से होना है फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से, तो वहाँ से तो अधिकार आप मिल ही सकते हैं। तो इसमें चेंज करने की क्या आवश्यकता पड़ी महसूस हो रही है इसमें? सर सभी सब समाज के जो अलग अलग समाज है वो सब अपने पर्सनल लॉ से ही चलते हैं। वो इसके पीछे का मूल्य उद्देश्य क्या है? एक तो ये भी है कि सर अलग अलग पर्सनल लॉज है, तो अगर डिस्प्यूट होता है तो अदालत में जाना पड़ता है, इससे केसेस की संख्या भी बढ़ती है। और पूरे देश में एक जैसे लॉज होंगे तो देश की एकता अखंडता अच्छी रहेगी और सर इससे महिलाओं का शोषण में भी कमी होगी। चलिए, एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है कि वर्ड सेकुलर से तो आप परिचित ही होंगे और ये हिडन रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मौजूद रहा है। बाद में इसको 1976 के तहत प्रीएम्बल में इसको अलग से जोड़ दिया गया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि वर्ड सेकुलर की वजह से चैलेंजेस और बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है वो कहीं कंफ्यूजिंग है। तो फिर से एक तबका ये कह रहा है कि वर्ड सेकुलर प्रॉब्लम की जड़ है, इसको हटा दिया जाए। सहमत हैं आप? जी सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है कि किसी भी धर्म से तटस्थ होकर जो भी कानून या पॉलिसी या नियम बनाए जाए वो बनाए जाएंगे और सभी पर समान रूप से लागू होंगे। आप एक प्रशासक मान लीजिए हैं और एक प्रशासक अगर हम कहें तो उसका जो मूल कर्तव्य होता है वो लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन देना। क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं
जिनको आप बेस बना सकती हैं जो लोकल इश्यूज और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में? पहले तो अलग अलग सेक्टर्स में देखेंगे कि जैसे सामाजिक क्षेत्र हुआ या फिर राजनीतिक या फिर आर्थिक क्षेत्र की क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, डेटा कैसा है और जो स्कीम्स हैं उनमें कहाँ कमी रह गई है और उनमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो इस आधार पर वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप किन पैरामीटर्स पे क्या कर सकती हैं। वो पैरामीटर्स जो भी 3-4-5 पैरामीटर्स हैं। सॉरी सर, मैंने सोच पाया। सिविल सोसाइटी से परिचित हैं आप? जी सर। तो अभी तक हमने देखा है कि इलेक्शन कंडक्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए हम गवर्नमेंट की एजेंसीज और इलेक्शन कमीशन को ही ब्लेम करते आए हैं या उसी की तरफ उम्मीद से नज़र उठाते चले आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने में। तो सिविल सोसाइटी को कैसा रोल प्ले करना चाहिए? आप एक प्रशासक के रूप में क्या, अगर आपको मौका दे दिया जाए तो आप क्या अवेयरनेस फैलाएंगे कि सिविल सोसाइटी फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अच्छा रोल प्ले कर सके? सर, मैं सबसे पहले तो सिविल सोसाइटी को बोलूँगी कि वो लोगों को जागरूक करें कि वोट देना या फिर चुनाव लड़ना उनका अधिकार है। और दूसरा कि सर कि जो भी प्रत्याशी खड़ा हो रहा है उसके जो वो वादे करता है या फिर जो कार्य करता है उन पर ध्यान देना कि जाति, धर्म या पैसे के बल पर उन्हें वोट दे। तो इससे वो जागरूकता फैला सकते हैं। और सर सॉरी सर, मैं अभी ये याद कर पा रही हूँ। आप एक एम्पावर्ड वुमेन कहलाना पसंद करेंगी या फेमिनिस्ट कहलाना पसंद करेंगी? जी सर, मैं एम्पावर्ड वुमेन कहलाना पसंद करूँगी। और फेमिनिस्ट और वुमेन एम्पावरमेंट में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंसेस? सर, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि जैसे कि सभी क्षेत्र से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सभी क्षेत्रों में उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाएं। और सर फेमिनिस्ट में कहीं ना कहीं नारियों के अधिक अधिकार की बात की जाती है। अधिक अधिकार किस संदर्भ में? जैसे कि सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व को लेकर हो। चलिए, लास्ट 2 क्वेश्चन। अभी मैंने आपसे पहले जो कैंडिडेट आई थी उनसे भी पूछा था, महिलाओं के संदर्भ में अभी मानसून सत्र चलने वाला है ना, महिलाओं के संदर्भ में बदलाव लाने के लिए एक बिल लाना है, आपको अथॉरिटी है, आप बिल लेके आ सकती हैं। क्या किस संदर्भ का बिल लाएंगे जिससे अगर वो एक्ट बन जाए तो महिलाओं की स्थिति में बड़ा अच्छा परिवर्तन आ जाएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा? क्या बिल लाना चाहेंगे आप? जी सर, वो महिला रिजर्वेशन बिल जो पेंडिंग है मैं उसको दोबारा लेकर आना चाहूँगी। अच्छा, आपको लगता है वही की फैक्टर होगा चेंजेस के लिए? सर, एक फैक्टर तो नहीं पर एक ही नहीं पर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। कूल एकदम अपने बढ़िया साइंस की पढ़ाई को याद कीजिए। मैं बहुत छोटा एक मैथमेटिक क्वेश्चन देता हूँ, पजल। स्कूटी चलाते हैं आप? जी सर। नहीं चला पाते। एक स्कूटर है मान लीजिए या बाइक है, 2 पहिए होते हैं उसमें, 2 व्हीकल इसीलिए तो बोलते हैं, और एक स्टेपनी है, ठीक, 3 टायर हैं उसमें। एक स्टेपनी समझती हैं आप, एक्स्ट्रा टायर। तो आप कहीं जाना चाहती हैं तो 2 जो भाई पूरी बाइक है और एक स्टेपनी भी है, और एक टायर मैक्सिमम 10 किलोमीटर चल सकता है। एक टायर से मैक्सिमम कितना चला जा सकता है? 10 किलोमीटर। तो आप मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जा सकती हैं? सर 10 किलोमीटर। 10 ही जाएंगी? जी सर। एक बार और सोच लीजिए। जी सर। थैंक यू, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर।